बच्चों, बहुत ही लंबे इंतजार के बाद फिजिक्स क्लास 12 की हम क्लास लेकर आए हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ लेक्चर्स और कुछ टॉपिक्स देखे थे और आवेशों के बारे में देखा था। फिलहाल हम आज चैप्टर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर साल लगभग इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पुट अप होता है, वो है गाउस का नियम। अब बेटा, गाउस का नियम क्यों लाया गया, गाउस ने नियम क्यों बनाया, पहले इस पर बात करते हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि स्थिर आवेश कैसे होते हैं, आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। अब आवेश, किसी भी स्थिर आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, जिसका फॉर्मूला हमने देखा है E बराबर KQ/R²। लेकिन इसके लिए हमने देखा कि आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश। लेकिन बाद में परिस्थितियां जब बदली और वैज्ञानिकों ने और भौतिक विज्ञों ने देखा कि यदि आवेश का वितरण सतत हो तो उसे बिंदु नहीं माना जा सकता। जैसे मान लो ये मारकर एक लंबा तार है, यदि इसमें आवेश लगातार वितरित है तो हम इसे क्वांटीकृत यानी टुकड़ों में नहीं मान सकते, हमें इसे सतत मानना पड़ेगा। तो सतत आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गाउस ने एक नियम दिया, जिसे गाउस का नियम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर पुट अप होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन का जो पहला भाग है वो यही होता है 12th बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के पेपर में। तो बेटा ये है क्या, बात समझना। गाउस ने इसके लिए एक चीज बताई कि कोई भी आवेश है तो उसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र आगे ज्ञात करना है, तो इसके चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लो। वो पृष्ठ कैसा भी हो सकता है बेटा, वो एक गोला हो सकता है, एक बेलन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, वो निर्भर करेगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ध्यान दीजिए, गाउस ने अपने नियम में क्या कहा, एक एक पंक्ति और शब्द पर गौर कीजिएगा बेटा। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। अब गाउस ने क्या बताया, कुल विद्युत फ्लक्स। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि गाउस ने अपने नियम में कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने की विधि बताई। आगे इसी के आधार पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखो फिर से सुनते हैं, गाउस ने क्या कहा कि किसी भी आवेश के चारों ओर कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ हो तो उससे गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स होता है बेटा, वो कुल आवेश मैंने मान लिया बेटा कितना, सिग्मा क्यू, और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई से। इसको अपन फाई ई भी लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स के तौर पर। तो बेटा इस चैप्टर में पिछले भाग में हम देख सकते हैं कि फाई क्या होता है बेटा, फाई विद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ के लंबवत यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं तो उनकी संख्या विद्युत फ्लक्स यानी फाई कहलाती है। फाई का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या था बेटा, फाई क्या होता है बेटा, E वेक्टर डॉट S वेक्टर, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। E वेक्टर तो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, और S वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल सदिश। जैसे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर एक क्षेत्र बना दिया और इससे क्या गुजार दी, विद्युत क्षेत्र रेखा E वेक्टर। तो ध्यान देना बेटा, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो दिशा होती है वो उसके सामने की ओर होती है। तो उस सदिश को मैं बोल रहा हूँ बेटा S वेक्टर। लेकिन बेटा याद रखिएगा बेटा कि ये जो पृष्ठ है वो इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कैसा होना चाहिए बेटा, लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत करने के लिए हमने क्या किया बेटा, ये एंगल यूज करेंगे और बाद में इसे क्या, फाई बराबर E वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो इसको बोलेंगे ES cos थीटा। जब अपन डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आता है, ES cos थीटा। खैर अपन इस पर बात फिलहाल नहीं करेंगे, तो हम गाउस के नियम पर वापस आते हैं। तो ध्यान दो बेटा, फाई। अब देखो बेटा, यदि एक अल्पांश ले लूं मैं, क्या ले लूं, अल्पांश ds वेक्टर, क्या ले लूं, ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र इससे गुजरता है, तो बेटा यदि इस अल्पांश को मैं लूं तो मैं क्या बोलूंगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और पूरे पृष्ठ के लिए क्या लगा दूंगा, समाकलन। और गोले का मतलब क्या है, इसके बीच में यदि गोला लगा दिया तो बंद पृष्ठ, इसका क्या मतलब है, बंद पृष्ठ। तो वापस देखते हैं बेटा, किसी भी पृष्ठ से निर्गत या किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सिग्मा क्यू और 1/ε के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका गणितीय मान है, तो पूरा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब
इस नियम से संबंधित प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है बेटा, वो जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी वो कथन के रूप में जरूर पूछे जाते हैं। तो बेटा आप ध्यान रखिएगा कुछ बिंदु। पहला बिंदु क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसका ध्यान नहीं रखते हैं। सिग्मा क्यू क्या है बेटा, याद रखिएगा आवेश केवल पृष्ठ के अंदर वाला ही लेना है, बाहर वाले आवेश से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई तार है बेटा, इसमें आवेश है, लेकिन मैंने एक पृष्ठ बनाया ऐसा बेलन, क्या बनाया बेलन, तो इसके बाहर चाहे कितना भी आवेश हो, अंदर जो आवेश है सिग्मा क्यू वही गॉसियन पृष्ठ के अंतर्गत आवेश के रूप में गिना जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, सिग्मा क्यू क्या है, पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये विद्युत फ्लक्स दो तरीके का हो सकता है बेटा। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब मान लो मेरे सामने ये पृष्ठ है, मेरे सामने ये पृष्ठ है, तो क्षेत्र रेखा इसमें से एक तो प्रवेश करेगी और दूसरी बाहर निकलेगी। कुछ क्षेत्र रेखा इसमें प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी और कुछ में बेटा बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। तो कुल विद्युत फ्लक्स जब हम बोलेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस इससे निकलने वाला निर्गत विद्युत फ्लक्स का योग कुल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी जब अपन कुल विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो निर्गत यानी बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स में जोड़ेंगे, योग करेंगे प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स को। अब दोनों में फर्क क्या आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, निर्गत विद्युत फ्लक्स है, उसको हम क्या लेंगे, धनात्मक। क्या लेंगे बेटा, धनात्मक। और जो अंदर प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स है उसे हम लेंगे ऋणात्मक। यानी जो फ्लक्स अंदर आएगा प्रवेश करेगा वो ऋणात्मक होगा, उसके आगे हम माइनस लगाएंगे, और बाहर निकलेगा उसके आगे हम प्लस लगाएंगे, उसे धनात्मक बोलेंगे। यानी फाई नेट यानी कुल फाई किसके बराबर होगा, फाई आउट प्लस फाई इन। फाई आउट का मतलब निर्गत, फाई इन का मतलब प्रवेशित विद्युत फ्लक्स। अब ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, ध्यान रखिएगा। गाउसियन पृष्ठ को परिभाषित करेंगे, किसको परिभाषित करेंगे, गाउसियन पृष्ठ को। तो देखो गाउस के नियम के उपयोग के लिए, अनुप्रयोग के लिए चयन किया गया काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है बेटा, गाउसियन पृष्ठ। फिर मैं रिपीट करता हूं, गाउस के नियम के उपयोग करने के लिए, अनुप्रयोग करने के लिए हम जिस पृष्ठ को कल्पना करेंगे, मानेंगे और वो बंद होगा बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ की आकृति किस पर निर्भर करती है, आवेश के वितरण पर, आवेश के वितरण पर। फॉर एग्जांपल बेटा यदि आवेश कैसा है, बिंदु, इसको आप बिंदु आवेश मान लो, ये आवेश है, तो इसके चारों ओर हम कौन सी कल्पना कर सकते हैं कि ये इसके चारों ओर सममित लगे। सममित का मतलब सिमेट्रिक, जहां सभी तरफ से हमें समान नजर आए। तो हम इसके चारों ओर एक गोला बना देंगे, क्या बना देंगे, गोला। अब इस गोले की दूरियां सबसे एक जैसी होंगी और दिशाएं भी कैसी होंगी, एक जैसी। यानी आवेश वितरण कैसा है, अब आवेश वितरण आपने मान लिया एक तार के तरह है। अब ये तार के चारों ओर हम क्या कल्पना कर सकते हैं, तो अब देखो इस तार के चारों यदि मैं एक शीट लगा दूं ऐसे, तो ये कैसी होगी, बिल्कुल इससे सममित होगी। तो शीट को जब हम ऊपर से बंद करेंगे तो क्या बनेगा, बेलन। यानी बेटा जब हमें तार दिया जाएगा, कितना भी लंबा हो वो तार होगा, वो तार के चारों ओर कौन से गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे, वो होगा बेटा बेलन। इसके अलावा हम कहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में फिलहाल ये दो यूज में आते हैं। इसके अलावा बेटा हम घनाभ मान सकते हैं, घन मान सकते हैं, वो हमारी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे देखिए बेटा, गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, पृष्ठ की आकृति और आकार पर नहीं। यानी आप कैसे भी कल्पना कीजिए बेटा, अंदर क्या आवेश स्थित है उसी पर गाउस का नियम निर्भर करता है, उसी पर गाउस का पृष्ठ निर्भर करता है। क्यों, इसमें देखिए बेटा इस फॉर्मूले में केवल क्या है, सिग्मा क्यू यानी परिबद्ध आवेश। एप्सिलॉन नॉट का मान तो क्या होता है, फिक्स 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दो, अब अंतिम बात फिलहाल क्या है, गाउस का नियम आवेश की स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था दोनों के लिए सत्य है। यानी हम पढ़ तो क्या रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर आवेश। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यह नियम स्थिर अवस्था पर भी लागू होता है, और यदि आवेश गतिशील हो तब भी क्या होता है बेटा, ये लागू होता है। हम आगे देखते हैं। लास्ट बिंदु उसका देखिए आप बेटा, यदि
कोई हमने पृष्ठ माना और उस पृष्ठ में कुल आवेश कितना हो बेटा, शून्य हो, कितना हो, शून्य हो, यानी उसमें कोई भी आवेश मौजूद नहीं हो, तो उनसे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाइनाइट कितना होता है बेटा, जीरो। फॉर एग्जांपल आप देखिए कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो, किसी भी आवेश के कारण वो है। अब मैंने क्या किया, एक बेलन इसने मान लिया, लेकिन इसके अंदर कोई भी अंतर्गत आवेश मौजूद नहीं है, यानी सिग्मा क्यू कितना है, जीरो है। तो हम क्या देखते हैं बेटा, यदि इसके इस सिरे से कोई फ्लक्स प्रवेश करता है तो उतना फ्लक्स वापस उसके अगले सिरे से गुजर जाता है। और मैंने कहा था बेटा, प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स तो कैसा होता है, नेगेटिव, और बाहर निकलने वाला निवेशी और या निर्गत विद्युत फ्लक्स कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। और जितना मान नेगेटिव होगा यानी प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, यदि कोई भी आवेश मौजूद नहीं हो, जीरो हो, सिग्मा क्यू कितना हो, जीरो, तो फाई भी कितना होगा, जीरो, यानी फाई इन प्लस फाई आउट इज इक्वल टू जीरो। तो ये बात यहीं पर हम समाप्त करते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। वो कौन सा है, तो वो है बेटा कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति, यानी हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे गाउस के नियम को। किसके आधार पर, कूलॉम के नियम के आधार पर। आपने देखा होगा कूलॉम का नियम क्या था, फर्स्ट चैप्टर में कहा था कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसका नियम है बेटा, कूलॉम का नियम। और जब हमने विद्युत क्षेत्र निकाला तो एक आवेश को एक मान लिया, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा आप चाहे बोलो F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या बोलो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ये दोनों कूलॉम के नियम के अंदर आते हैं। इससे हम सिद्ध करेंगे किसका नियम, गाउस का नियम। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक प्लस धनात्मक बिंदु आवेश यहाँ मौजूद है। अब गाउस अंकल ने कहा आप क्या मान लो, काल्पनिक पृष्ठ। गाउस अंकल की बात हम मान लेते हैं। हमने कहा इसके चारों ओर एक गोला है, क्या है, इसके चारों ओर गोला है। वो गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर, यानी इस बिंदु से पूरे गोले की समस्त दूरियां क्या है, आर है और बराबर है, यानी आर हमें आगे जब जरूरत पड़ेगी तो आर का मान हम क्या मानेंगे, फिक्स नियम। अब देखो गाउस के नियम में एक बात सदैव ध्यान रखना, हमें अल्पांश मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, अल्पांश। अब हमने क्या किया, इसको किसी P बिंदु पर कोई अल्पांश मान लिया, ये बिंदु है P, और इस पर अल्पांश क्षेत्रफल मैंने माना ds वेक्टर। क्या माना बेटा, ds वेक्टर। और हमने देखा था क्षेत्रफल की दिशा होती है, और क्षेत्रफल की दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत, यानी ds वेक्टर की दिशा क्या हो गई, ये ds वेक्टर। अब हम देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से बाहर निकलती हुई होती है। तो हम देखते हैं बेटा कि ds वेक्टर तो ये है ही सही, लेकिन इसकी विद्युत क्षेत्र जो है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी किधर होगा, इस पृष्ठ के लंबवत, यानी इसी की ओर। तो बेटा ये वेक्टर जहां है वही क्या है, ds वेक्टर। तो ये चीजें हमें काम आएंगी। तो ध्यान दो बेटा, माना एक धनात्मक आवेश क्यू है जिसके चारों ओर गोलाकार बद्ध पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने मान लिया P पर क्या, अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर। अब इस कूलॉम के नियम से, किस नियम से, कूलॉम के नियम से Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P की दूरी कितनी है यार, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपको पता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। Q तो इसका मान है और R इसकी दूरी है, और K का मान हम क्या लेंगे, 1/4πε0। तो E वेक्टर क्या हो गया, E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R के। जो R की दूरी है वो क्या है, R के, उसकी दिशा, सॉरी R की दिशा क्या है, R के। अब ध्यान दो, हम इसको बदल सकते हैं, किस रूप में, वेक्टर में बदल सकते हैं। इसको हमने पहले पढ़ चुके हैं कि केप का मान क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का परिमाण। तो परिमाण में R ही ले लेता हूँ, बस R वेक्टर का मापांक की जगह क्या ले लेता हूँ, R। इसको एक और रूप है ना, इसको बने से भी ले सकते हैं, या अपन डायरेक्ट R भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इधर तो इसकी जगह तो लिख दिया R वेक्टर, और R को नीचे गुणा किया तो यहाँ क्या आ गया, R क्यूब। तो बेटा जो E वेक्टर है उसका एक मान आ गया 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1।
अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम कहते हैं गाउस क्या बताता है? गाउस बताता है विद्युत फ्लक्स। गाउस क्या बताता है बेटा? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स का मान हमने देखा है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर विद्युत क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल सदिश डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? डॉट ई वेक्टर डॉट डीएस। वेक्टर डीएस क्यों लिया? क्योंकि हमारा क्षेत्रफल क्या है? डीएस न कि एस। तो बेटा आगे के इसके बाद में बातें करेंगे, कोस थीटा वगैरह ध्यान दो। तो अब हमें ज्ञात करना है इस डीएस वेक्टर से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। अब ध्यान दो बेटा, निर्गत ही क्यों बोला? ये आवेश बाहर ही निकाल सकता है फ्लक्स, इसके अंदर तो आ नहीं सकता। तो इससे फ्लक्स कैसा होगा बेटा? निर्गत। कैसा होगा? निर्गत। जो इससे निकलने वाला फ्लक्स है वो कैसा होगा बेटा? निर्गत। तो निर्गत फ्लक्स डी फाई यानी विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले के अनुसार फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से 2 में किसका मान रख देंगे? ए वेक्टर का। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमने इसका मान कहां रख दिया? इसमें रख दिया। तो क्या आ गया? डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r क्यूब r वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इसका कुछ करते हैं, आपने देखा होगा डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं? a वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या होता है? a b cos थीटा। तो हमने इसको अलग से सॉल्व किया। r वेक्टर डॉट ds वेक्टर को क्या लिखेंगे? r ds cos थीटा। थीटा का मान क्या होता है? दोनों सदिशों के बीच का कोण। अब दोनों सदिश कहां है? ध्यान दो, e वेक्टर भी इधर है, ds वेक्टर भी इधर है। इसका मतलब थीटा कितना है? दोनों के बीच 0। और cos 0 का मान क्या होता है? 1। यानी r वेक्टर डॉट ds वेक्टर का मान क्या हो जाएगा? r ds। अब हमने यहाँ किसका मान रख दिया? हमने क्या रख दिया बेटा? r ds। एक r से एक r कैंसिल, तो क्या रहेगा? r स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब गाउस के नियम से तो अल्पांश का भी अल्पांश तक तो अपन पहुंचे, लेकिन ये अल्पांश थोड़ी है, पूरा गोला है। तो संपूर्ण गोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे? हमने 11th की फिजिक्स भी पढ़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जब हम संपूर्ण निकालते हैं तो क्या करते हैं? समाकलन। और दूसरी बात, समाकलन चिन्ह कौन सा आएगा? बंद पृष्ठ वाला। कौन सा आएगा? बंद पृष्ठ वाला ने बीच में लगा देंगे गोला। तो संपूर्ण गोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई समाकलन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। वैल्यू रखो। अब जो चीजें कैसी हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, वो बाहर निकाल दो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, आवेश भी क्या है? कांस्टेंट है, वो बाहर निकलेगा। और साथ में r का मान भी, गोले को गौर से देखो, क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो सब बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा? ओनली समाकलन ऑफ ds। ds क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल। अब समाकलन केवल किसका करना है? ds का। तो यदि इस पूरे गोले के क्षेत्रफल को मैं जोड़ूं, ज्ञात करूं, तो गोले का क्षेत्रफल कक्षा 10 से या कक्षा शायद 9 से हम पढ़ रहे हैं, क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। ओनली इक्वेशन में क्या बचा? q बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा। तो फाई का मान क्या आया? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होगा? गाउस का नियम सिद्ध हो गया। गाउस का नियम यही तो कहता है कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है? उससे परिबद्ध आवेश और 1 एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। और ये तो हमने फॉर्मूला, गणितीय फॉर्मूला यूज किया है इससे। तो ऐसे ही हम कूलॉम के नियम के आधार पर गाउस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जो पिछली क्लासें हैं, फर्स्ट चैप्टर की क्लासें आप हमारे फोकस एकेडमी चैनल पर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये फॉरवर्ड कीजिए। और हम ये वीडियो जो बहुत लंबा 1 महीने का गैप आ गया था, अब हम कोशिश करेंगे लगातार वीडियोस को डालने की और आपको शिक्षा से जोड़े रखने की हम पूरी प्रयास करेंगे। थैंक यू।